हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर के बाद हम मेटल नॉन मेटल का रिवीजन करेंगे और कार्बन चैप्टर तो हम पहले से ही रिवीजन कर चुके हैं। तो जो भी बच्चा बोल रहा था मतलब आपका नाम क्या है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं, फिर भी सुन लो। मैं कार्बन चैप्टर करा चुका हूँ रिवीजन। वो वीडियो आप देख लेना, वो लाइव स्ट्रीम में मिलेगा आपको। लाइव मैंने किया था। और अगर आप चाहते हो वहाँ से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपके लिए और एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं ट्राई करूँगा उसके लिए एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा। इसीलिए तो आप मुझे कमेंट में बताना तो क्या करना चाहिए। ओके, चलो सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे अभी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके बाद ये वीडियो जब ख़त्म होगा तो जल्दी मैं और एक वीडियो स्टार्ट कर लूँगा जिसमें हम मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स को जाएंगे, ठीक है। और एक बात बता दे रहा हूँ, फिजिक्स का ह्यूमन आई चैप्टर में ख़त्म कर चुका हूँ, उसको देख लेना। बहुत इजी चैप्टर है, वो छोटा सा चैप्टर है और कम समय का वीडियो है वो, उसको देख लेना, ठीक है। और तो इसलिए मैं लाइट रिफ्लेक्शन पढ़ाऊँगा और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊँगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यस। देन तो इतना ही होता है ना, और कुछ होता है हाँ। और बायोलॉजी वगैरह तो वो सब मैं नहीं पढ़ाऊँगा। चाहे आप देख सकते हो और एक चैनल में, मैं दोस्त को बोल रहा हूँ और भी वीडियोस अपलोड करेगा तो देखेगा, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, देख लेना उसका। लाइव प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब वीडियो देख लेना, ठीक है। और मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पढ़ाया हूँ, वो भी देख लेना, ठीक है। चलो, एसिड क्या होता है। तो एसिड जो होता है वो सावर इन टेस्ट होता है। सोर मतलब खट्टा खट्टा होता है, और लेकिन जो बेस है वो बिटर होता है, ठीक है। जरा सा मतलब कड़वा होता है। चलो, तो एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये तो आप बचपन में ही पढ़े होंगे। जो रेड लिटमस होता है, जब जो ब्लू लिटमस होता है, एक ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है। ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो पार्शियली रेड में मतलब कलर चेंज कर देगा। अगर हम रेड को दिखाएंगे बेस में तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये तो बचपन में हम पढ़े हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंपल एग्जाम्पल, और बेस का सिंपल एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस। और एसिड का और भी एग्जाम्पल्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, ये सब याद रख लेना, ये इसमें कुछ नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर 10th तक आपको थोड़ा सा जस्ट ऐसे मतलब यहाँ पर कोई कॉमन सेंस वाला चीज़ नहीं है। थोड़ा सा देख लेना कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि OH जहाँ पर लगा होगा वो थोड़ा सा बेस होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा, ये बेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मतलब NaOH, KOH, मतलब ऐसे मेटल देख रहे होंगे, मेटल के साथ अगर OH लगा होगा तो आप समझ लेना वो बेस है, ठीक है। 10th तक यही समझना अभी, ठीक है। और जहाँ पर सिंपली HCl हो, H2SO4 हो, HNO3, CH3COOH, H जहाँ पर सिंपली हो और कोई नॉन मेटल हो, ठीक है, तो वहाँ पर समझ लेना वो एसिड है, ठीक है। तो एसिड बेसिस हम कैसे देखते हैं। एसिड में ना H+ आयन ज़्यादा होता है, बेसिस में OH- आयन ज़्यादा होता है, इसको याद रख लेना। एसिड में H+ आयन ज़्यादा होता है, बेसिस में OH- आयन ज़्यादा होता है, H+ आयन कम होता है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं। देखो, विनेगर आप देखे होंगे, वहाँ उसमें कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड है, साइट्रिक एसिड है। बचपन वाली चीज़ें हैं। तो लेमन में साइट्रिक एसिड, टर्मरिक में
टर्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, सौर में लैक्टिक एसिड, आर्ट में मेथेनोइक एसिड। कोई बात नहीं, इसमें यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं। चलो, और बचपन में आप पढ़े होंगे। यस, तो एसिड बेस इंडिकेटर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। तो इंडिकेटर कौन सा काम करता है, एसिड या फिर बेस है, उसको अब हमें दिखाता है कि यहाँ पर एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो ये होता है एसिड बेस इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस पेपर, यस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन, ऐसे बहुत कुछ है। चलो, बस याद रखना। नेचुरल इंडिकेटर कुछ हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, जहाँ पर आपको पता होगा ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, एसिड करता है ब्लू टू रेड, और रेड टू ब्लू बनाता है बेस। यस, तो ये सिंपल चीज़ें हैं। इट इज़ अ पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, ये लाइकेंस से निकाला जाता है। लिटमस कहाँ से आता है, लाइकेंस जो होते हैं वो उससे निकाला जाता है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रेड कैबेज, यस, रेड कैबेज जो होते हैं, कलर्ड पेटल्स ऑफ पेटूनिया एंड टर्मरिक तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप देखे ही होंगे शायद। यस, आप देखे होंगे ना, आपके जो ड्रेसेस हैं, कभी आप ड्रेस मतलब अपने कपड़े धोए हैं, अगर नहीं धोए हैं तो क्या है कर सकते हैं, धोना ज़रूरी है कपड़ा। कपड़ा धोगे तो आपको देखने को मिलेगा, जब कोई शर्ट आपका, देखो कोई शर्ट ऐसा हो, ठीक है, जब आप धो रहे होंगे, अगर उसमें कोई थोड़ा सा दाल वगैरह लग गया होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा दाल अगर लग गया होगा ऐसे, तो वो होगा टर्मरिक, थोड़ा सा होगा। यस, अगर मैं कहूँगा उसमें सर्फ डालोगे, वहाँ पर सर्फ पानी लाओगे, सर्फ पानी लाकर डालोगे, तो वो इस कलर मतलब रेड कलर टाइप का बन जाएगा, रेडिश कलर बन जाएगा। क्यों बनता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ये जो सोप सॉल्यूशन होता है, जो आप यूज़ किए, सोप होता है जिसको यूज़ करके आप सफाई करने के लिए यूज़ किए, वो होता है बेस। यस, वो होता है बेस, सोप सॉल्यूशन होता है आपका बेस, और उसको हम अगर टर्मरिक में डालेंगे तो वो बन जाएगा बेस टर्मरिक में कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। याद रख लेना, ये रेड कलर बन जाता है ना, जो भी सफाई किए होंगे उनको पता होगा, ये जो नहीं किए होंगे उनको क्या पता, कभी सफाई करके देखना। ठीक है, चलो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कुछ होते हैं, वो था नेचुरल इंडिकेटर्स कुछ थे, वैसे ही उनमें से कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हैं। मतलब ऑल्फैक्टरी मतलब हमें जो स्मेल होता है, ठीक है, ऑर्डर देता है, जो ऑर्डर, ठीक है, वो देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनियन, क्लोव, तो इसमें अगर एसिड डालोगे तो कुछ स्मेल नहीं होगा, बेस डालोगे तो स्मेल होगा, तो ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, और कुछ है, मतलब चलो कुछ इंडिकेटर के देखते हैं। ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पर तो आपको पता ही है, टर्मरिक तो अभी मैं बता चुका हूँ। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, एसिड में रेड बन जाता है, बेस में येलो बन जाता है। फिनोल्फथालीन जो होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में पिंक हो जाता है। बस इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, मतलब कुछ छोटा अमाउंट का एसिड होगा, जैसे कि एक बीकर लूँगा, उसमें मैं डाइल्यूट एसिड लिया हूँ। डाइल्यूट एसिड मतलब आप जब 11th में पढ़ोगे ना, आपको जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा, वहाँ पर लिखा होगा डाइल मतलब डाइल्यूट, डाइल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर डाइल सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी लिखा होगा, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ऐसे ही होता है ना। तो लिखा होता है, क्यों लिखा होता है, क्योंकि वहाँ पर वो डाइल्यूट किया जाता है उसको। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब वहाँ उसमें अमाउंट ऑफ एसिड बहुत कम है, लेकिन वाटर ज़्यादा है। मतलब जब हम एसिड को वाटर में डालेंगे, और तो हमारा जो एसिड है उसका बिहेवियर थोड़ा सा कम हो जाएगा। एसिड तो बहुत डेंजरस होता है, आपको पता होगा। यस, जब एसिड डेंजरस होता है, हमें पता है, कहीं हमारा हाथ में ना गिर जाए, उसको हम डाइल्यूट भी कर देते हैं कभी कभी। यस, इसीलिए
वो जो डाइल्यूशन होता है वो कैसे होता है। एक चीज़ आप सोच रहे होंगे, हम वाटर को अगर एसिड में डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। यस, हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि देखो एक एसिड है, मैं एसिड लिया हूँ, उसमें मैं वाटर डालूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हमारा एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा है। अभी मैं वाटर डालूंगा इसमें। वाटर जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तभी एक एक्सप्लोजन होता है। मतलब वहाँ पर, मतलब एक्सप्लोजन मतलब ऐसे नहीं, आपके मुंह को ऐसे छिड़क सकता है, मतलब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जैसे कि आपको इंजर आ सकता है। यस, वो चीज़ बहुत खतरनाक होता है। यस, कंसनट्रेटेड एसिड होगा, उसमें आप वाटर डालने की कोशिश करोगे। वाटर तो कम अमाउंट का है, एसिड के साथ बहुत सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए हम डाइल्यूट कैसे करते होंगे, सोचो थोड़ा सा। अरे वाटर के ऊपर हम एसिड डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो, हम वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, अभी हम एसिड डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, एसिड डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो अभी हम जब एसिड डालेंगे वो वहाँ पर रिएक्शन थोड़ा सा अंदर रह जाएगा, ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तब ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं होगा, आपको कोई इंजरी नहीं होगा। तो हम वहाँ पर डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही डाइल्यूट किया जाएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड तो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एसिड का अमाउंट होगा। ठीक है, कम अमाउंट का वाटर होगा और एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा। आप प्रैक्टिकल में आप समझ पाओगे, प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा वहाँ पर, मतलब टू 11th। यस, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो एसिड बेसेस का केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो, पहले हम एक एसिड लेंगे, लेट HCl लेंगे। ठीक है, एक मेटल के साथ हम रिएक्ट करके देखेंगे। मतलब ये सब साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन से हुआ है। देखो, एक साइंटिस्ट ने चाहा कि मैं एक एसिड लूँगा, उसके साथ एक मतलब मेटल, जो भी मेटल आप चाहे ले सकते हो, तो हमें क्या मिलेगा। तो वो ऑब्जर्व किए कि उन्हें एक ऐसा चीज़ मिल रहा है और कुछ ऐसा चीज़ मिल रहा है। चलिए, ऐसा चीज़ मिल रहा है बस। मतलब यहाँ पर वो क्या देखने को मिला उनको, यस, बढ़िया चीज़ देखने को मिला। यस, तो यहाँ पर आपको हमें क्या मिला, NaCl जो होता है, हमें क्या पता है ये क्या है, क्या है, क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। NaCl सोडियम क्लोराइड क्या चीज़ होता है, एक सॉल्ट होता है। हम जो खाते हैं वही तो NaCl है ना, सॉल्ट। यस, NaCl है। तो NaCl हमें सॉल्ट मिला, एक सॉल्ट NaCl के तौर पर, और एक हाइड्रोजन गैस मिला। तो वो और भी एक्सपेरिमेंट करने लगे फिर, और HCl लिए, अभी पोटासियम मेटल ले रहे हैं। ठीक है, प्लस पोटासियम, तो वहाँ पर भी KCl प्लस H2, ये भी एक सॉल्ट है। ठीक है, ये भी एक सॉल्ट है। तो वहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है हमें। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। फॉर एग्जांपल, ऐसे ही जिंक के साथ HCl को रिएक्ट किया गया है, ZnCl2 और H2 हमें मिला है। ठीक है, और HNO3 भी कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड भी जब जिंक के साथ रिएक्ट किया तो ऐसे ही मिला हमें एक सॉल्ट। ठीक है, और हाइड्रोजन हमें मिला। ठीक है, जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट ऐसे मिला। जिंक को जब हम मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किए तो जिंक सल्फेट मिला और H2 मिला। यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये कौन सा रिएक्शन है जो हम पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। छोड़ो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, उसको छोड़ो। तो बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन है। यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है। देखो, जिंक इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसमें इसके पास ये चॉकलेट था और ये ले लिया, बस वो अकेला पड़ गया अभी। तो ऐसा ही होता है। चलो, तो ऐसे ही और एक है आपका इथेनोइक एसिड जो होता है,
इथेनोइक एसिड के साथ हम जिंक को रिएक्ट करेंगे तो ये होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वो ये भी एक सॉल्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो कुछ देखते हैं, एक टेस्ट करते हैं। पीओपी टेस्ट क्या होता है देखो, व्हेन अ बर्निंग कैंडल, पॉप टेस्ट होता है क्या, देखो जब हम एक बर्निंग कैंडल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के सामने, टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है जो कि जल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, और एक कैंडल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है निकल रहे हैं वो पॉप साउंड होंगे, यहाँ पर पॉप साउंड करेंगे, ठीक है, ऐसे पॉप साउंड, ठीक है, टक 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 ऐसे, मतलब फूटने लगेंगे, यस, एक्सप्लोज होने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोज होने लगेंगे और एक्सप्लोड। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा याद रखना, जब हाइड्रोजन गैस हो, कहीं पर हाइड्रोजन गैस हो, अगर वहाँ पर कैंडल दिखाएंगे तो वो पॉप साउंड करेगा, ठीक है, इसको याद रख लेना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इससे एक्स कुछ चीज़ है, ऐसा चीज़ है, ठीक है, जो कि एक्स एक ऐसा गैस है जो कि कैंडल दिखाने से पॉप साउंड करता है, बताओ वो एक्स क्या चीज़ है, एक्स, यस, कौन सा चीज़ है, सिंपली आप लिख देना हाइड्रोजन, ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, तो सभी मेटल के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज भी कुछ नाम का कुछ चीज़ें हैं, यस। चलो, और एक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। चलो मेटल के साथ हम करके देख ले, मेटल के साथ हम करके देख चुके हैं, अभी हम मेटल कार्बोनेट के साथ करके देखेंगे या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करके देखेंगे, ठीक है। मेटल कार्बोनेट मतलब मेटल स्लेट, लेट्स से Na मेटल। अब मेटल कार्बोनेट मतलब यहाँ पर कार्बोनेट लगेगा Na2CO3, ठीक है। इसके साथ हम एसिड लेंगे तो वो कौन सा रिएक्शन देगा, क्या देगा वो, देखो वो भी देगा क्या, हमेशा याद रखना, सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या देगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अगर मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए वो क्या देगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंपल चीज़ें याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मेटल कार्बोनेट Na2CO3 अभी मैं बताया था HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो ये Cl यहाँ पर आ गया, ये CO3 यहाँ पर आएगा, मतलब CO3, एक CO3 बाहर आ जाएगा और एक वो जाकर यहाँ पर H के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा, देखो Cl Na के पास चला गया, NaCl बन गया। अब ये जो CO3 बाहर आ गया, CO2 बन गया, और एक ऑक्सीजन जो बड़ा मतलब बाकी था वो हो गया H2O हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। सिंपली आप समझ सकते हो ऐसे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तो ये बन गया ऐसा, यस, समझ में आ गया। चलो, तो अगर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो सेम चीज़ें मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, याद रखना। तो फॉर एग्जांपल NaHCO3 ये होता है मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, HCO3 लगेगा, और उसके साथ HCl रिएक्ट किए तो हमें मिला वही सेम चीज़ें, NaCl, CO2, H2, ठीक है। चलो लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे लाइम वाटर में क्या होगा देखते हैं। लाइम वाटर क्या होता है वो, उसका फॉर्मूला देखो, हमेशा याद रखना, लाइम वाटर आपका फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है, का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे, मतलब बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करेंगे इससे, तो क्या मिलेगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा,
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ रिएक्ट किया और यहाँ पर एक ऑक्सीजन रह गया, तो ये बन गए कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पर जो H हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर H2O बाहर निकले। ठीक है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, अगर एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, तो वो रिएक्शन फिर से मतलब कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा से ज़्यादा पास करेंगे तो ये CO3 बन जाएगा। तो हमें ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो नहीं मिलेगा अभी। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक एवाइड प्रेसिपिटेट है, आपको तो समझा लिया था। प्रेसिपिटेट क्या होता है? वाटर इंसोल्यूबल जो होता है, जो कि इंसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, वो होता है प्रेसिपिटेट। तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है, तो इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सिंपली। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है एसिड और बेस का मिलन होता है। यस, एसिड बेस दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो तब क्या निकलेगा देखते हैं। तो हमें मिलेगा सॉल्ट, उसके साथ वाटर। सिंपल चीज़ है, यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है और वाटर ही मिल रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। बस ऐसे देखो, मैं एक एग्जांपल लूँगा। NaOH ये एक बेस है और HCl एक एसिड है, उसके साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो HOH यहाँ पर चला आया, HCl Na के पास चला गया, NaCl बन गया, H2O बन गया। ठीक है, तो NaCl एक सॉल्ट है, ये एक वाटर है, ये तो वाटर ही है। चलो, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेस और एसिड है उसका इफेक्ट जो है नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हमें सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट मिलेगा। और चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा देखना, यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये जो NaOH है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, याद भी रख लेना, स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो मिलेगा हमें, क्या वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट मिलेगा? सर स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ। तो क्या एसिडिक सॉल्ट मिलेगा या फिर बेसिक सॉल्ट मिलेगा? बताओ कौन सा सॉल्ट मिलेगा? वो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, एसिड नहीं, बेस नहीं, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। मैं बोलूँगा अगर यहाँ पर वीक एसिड के साथ रिएक्ट करते तो वो बेसिक सॉल्ट देता। ठीक है, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें जो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, वाटर तो कंपलसरी है, उसको छोड़ देते हैं, बस छोड़ो। ये जो सॉल्ट मिला हमें स्ट्रॉन्ग बेस से मिला है, तो ये बेसिक होगा। ठीक है, वीक एसिड है, यहाँ पर एसिड तो उसका काम नहीं करेगा, तो बेस थोड़ा सा ज़्यादा काम करेगा, तो वो बन जाएगा बेसिक सॉल्ट। अगर एक ऐसा रिएक्शन ले रहा हूँ जहाँ पर बेस वीक हो, ठीक है, जहाँ पर वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ, अभी कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ना एसिड ना बेसिक। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, तो रिएक्शंस देखिए। ठीक है, बहुत मज़ेदार रिएक्शन था, सिंपल नहीं मज़ेदार था, बहुत बढ़िया रिएक्शन था, मज़ेदार भी था। ये याद रखना, एसिड बेस हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ओके, तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, अगर मैं मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूँगा, मेटल के साथ, तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। अभी वही मेटल ऑक्साइड को जब मैं एसिड के साथ रिएक्ट करूँगा, यस, तो हमें क्या मिलेगा? हम मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट कर चुके हैं, जहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन मिला हमें, और मेटल कार्बोनेट को हम
मेटल कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट कर चुके हैं, जहाँ से हमें क्या मिला, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। यस, तो अब बताओ मेटल जब मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पर वही सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, एक मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एक मेटल है ऑक्साइड, उससे ऑक्साइड फॉर्म ले रहे हैं, मेटल ऑक्साइड। जब हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, HCl, तो देखो CuCl2, ये CuCl को ले गया, CuCl2 बन गया, और यहाँ पर ये दोनों H2O बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन मिल गया। तो ये जो होता है एक सॉल्ट होता है, और ये तो वाटर होता है, सॉल्ट वाटर मिल गया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, और हमें पता है एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तभी सॉल्ट एंड वाटर देता है। ये कैसे होता है ये सब? तो यहाँ पर ये जो बेस है, देखो ये जो मेटल ऑक्साइड है बेसिक के तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। यस, तो हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा बेसिक, मेटल ऑक्साइड हम बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक होते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ओके, चलो, अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो जब कॉपर क्लोराइड बन जाएगा तो वहाँ पर ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन कलर का होता है ये कॉपर क्लोराइड। चलो, तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक, अभी भी बताया, क्योंकि हमें पता है एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। यहाँ पर एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड, तो वो यहाँ पर बेसिक के तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड हम कह सकते हैं एक बेसिक है। यस, वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं। चलो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, अभी मेटल ऑक्साइड का काम हो गया। चलो देखते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड जब हम रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, एसिड के साथ अभी नहीं, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। बेस का बात चल रहा है अभी। तो बेस के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे नॉन मेटालिक बेस ऑक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। देखो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये है आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये है आपका बेस। सब पता है ये सब, क्योंकि बेस COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बेस होता है, और ये है आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मतलब कार्बन जो है नॉन मेटल है और ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला, ठीक है, इसके साथ बनकर, और ये जो है आपका वाटर मिल गया। तो ये है आपका सॉल्ट और ये है आपका वाटर। यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर मिला है, थोड़ा सा याद करो, यहाँ पर ये कुछ देखा हुआ चीज़ें हैं। एसिड बेस जो मिलता है तो सॉल्ट और वाटर हमें देता है, बार बार कह रहा हूँ, याद रख लेना, ठीक है। सॉल्ट वाटर देता है। तो यहाँ पर हम बेस के साथ ले रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो हमें वही चीज़ दे रहा है, मतलब आप कह सकते हो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है एसिडिक है, बस। चलो, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर टू बी सेड एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ रिएक्टिंग विद अ बेस, तो वो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो ऑल द एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सब एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। आप ये एक्टिविटी देख लेना एनसीईआरटी बुक से, मैं आपको करवा चुका हूँ और एक वीडियो में, ढूंढकर वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये भी एसिडिक सॉल्यूशंस जो होते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो एसिड्स और बेसेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, तो वाटर सॉल्यूशन, वाटर में हम
डालेंगे एसिड या फिर बेस। तो पहले एसिड डालते हैं। तो एसिड जनरली हमारा H+ आयन्स देता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब वाटर हमें मिलता है तो वाटर के प्रेजेंस में हमें H+ आयन मिलता है एसिड से, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल। देखो यहाँ पर HCl एक एसिड है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर में हम डाले तो हमें मिला H3O+ आयन, मतलब हाइड्रोनियम आयन मिला हमें, और Cl-, ठीक है, क्लोराइड आयन मिला, ठीक है। तो H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो H+ आयन कभी अकेला नहीं रहता, अलोन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमेशा ये H+ एक्वस में रहेगा या फिर H3O+ में रहेगा। अभी तो हम बोले थे H+ आयन रहेगा, लेकिन अगर वो एक्वस में रहेगा तभी वो रह पाएगा, वरना नहीं रह पाएगा। या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन के साथ जैसा ही रह पाएगा। तो यहाँ पर H3O+ जैसा ही रह पाएगा, लेकिन अकेला नहीं रह पाएगा। अकेला अगर रहेगा तो एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है। चलो, तो H+ जो होता है हाइड्रो, यहाँ पर H2 के साथ रिएक्ट करके तो H3O+ दे देता है। तो अकेला क्यों नहीं रहेगा? देखो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, हाइड्रोनियम आयन हमें कैसे मिला? देखो H+ आयन जो निकला था वो H2O के साथ रिएक्ट करके हमें मिल गया H3O+, ठीक है। ओके, तो बेसिस जनरली हमें देता है OH- आयन, वो H+ आयन देते हैं, मतलब एसिड्स जो होते हैं H+ आयन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रेजेंस में, लेकिन बेसिस जो हैं OH- देते हैं, ठीक है, OH- आयन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH ले रहे हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है। जब इसको वाटर के प्रेजेंस में लाए तो हमें मिला है Na+ OH-, ओके। तो OH- हमें मिला। सेम टू सेम अगर KOH के साथ भी करेंगे तो OH- मिलेगा, MgOH2 तो OH- मिला। तो बेसिस के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हमें मिलेगा OH- आयंस। चलो, तो अल्काली क्या होता है? अल्काली मतलब जब हम बेस का सॉल्यूशन लेंगे तो उसको अल्काली कहते हैं। सिंपली ऑल द बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो भी बेस डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लेते हैं तो वो होता है अल्काली। जिस बेसिस का सॉल्यूशन लिया जाता है वो होते हैं अल्काली, ठीक है। तो कॉमन अल्काली जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये सिंपल अल्कालीज है, कॉमन अल्कालीज हैं, इसको याद रख लेना, कोई ज़रूरत भी नहीं है इसको याद रखना। चलो, ऑल अल्कालीज आर बेसेस। सब अल्कालीज बेसेस हैं, लेकिन सब बेसेस अल्काली नहीं है, क्योंकि सभी बेसेस सभी बेसेस नहीं, मतलब वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होते। हर बेसिस नहीं रिएक्ट करता है वाटर के साथ। यस, चलो, तो प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग एसिड बेस विथ वाटर। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर। मैं ये कह चुका हूँ, अगर हम एसिड के साथ वाटर को रिएक्ट करेंगे, वाटर डालेंगे तो वहाँ पर एक्सप्लोजन होगा। अगर हम वाटर में एसिड को ऐड करेंगे तभी हम जो डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलेगा। तो वहाँ पर यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, हमें कभी एसिड को वाटर में मत डालना, ठीक है। सर, एसिड को वाटर में डालना, वाटर को एसिड में मत डालना, ठीक है। जब एक एसिड और एक बेस या फिर एक बेस मिक्स किया जाता है तो वाटर में, तो वो डाइल्यूट होता है। समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको समझा चुका हूँ ये चीज़, डाइल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन और OH-। तो जब हम डाइल्यूट करते हैं उसको तो वहाँ पर H3O- आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जिसके वजह से एसिड कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और एसिड डाइल्यूट हो जाता है, या फिर OH- आयन कम हो जाता है तो बेसिक, उसका जो बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है तो बेस हो जाता है डाइल्यूट। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। स्ट्रेंथ और ऑफ एसिड और बेस जो होता है डिपेंड करता है H+ आयन का कितना H+ आयन है और कितना OH- आयन है, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। अगर H+ आयन ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक होगा,
अगर OH माइनस ज़्यादा होगा तो वो बेसिक कहा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं pH स्केल। ओके, तो पोटेंस इन जर्मन मीन्स पावर। ओके, पोटेंस जो होता है पोटेंस जो जर्मन में इसको पावर कहते हैं। ठीक है, pH स्केल। तो इसी को यूज़ करके हम कैसे निकालेंगे एसिड की या फिर बेस। बस इतना ही याद रखना। ये तो 7th क्लास में भी था, बहुत पहले आपका था, बचपन में पढ़ते आ रहे हो कि 0 से अगर 7 के बीच है तो वो होगा एसिड, एग्जैक्टली 7 है तो न्यूट्रल, अगर 7 से 14 तक होगा, 7 से 14 के बीच में अगर कोई होगा तो वो होगा बेस। ठीक है, 0 से 7 के बीच में होगा तो एसिड, ये होगा बेस, और बीच में जो है वो होगा न्यूट्रल। ठीक है, चलो, तो ये होता है स्केल का मेजर। ठीक है, तो ऐसे इसको हम बस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? H+ आयन, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन का कुछ पढ़ रहे हैं 10th में। ठीक है, ये कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं। ठीक है, तो pH पेपर लेंगे, इज अ pH पेपर विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग pH नापने के लिए एक pH पेपर ले रहे हैं। देखो, वो हो जाएगा डार्क कलर हो जाएगा अगर वहाँ पर pH वैल्यू 0 है। तो अगर डार्क कलर हो जाएगा, डार्क रेड कलर का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं वो जो pH वैल्यू है वो 0 के पास है। ठीक है, तो वो हाईली एसिडिक है। यस, मैं बोला था ना, अगर 0 से 7 के बीच में अगर pH आया तो हम कह सकते हैं वो एसिडिक है। अगर 0 से 1 या फिर 2 के बीच आया तो हम कह सकते हैं वो हाईली एसिडिक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं pH वैल्यू 0 है, 0 के आसपास है, नियरली अबाउट 0 है। ठीक है, तो वो हाईली एसिडिक है। वहाँ पर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, वेरी हाई होगा, और OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होगा। ठीक है, वहाँ पर OH- कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, बहुत कम होगा, नहीं होगा मतलब ना के बराबर। ठीक है, जब pH वैल्यू 4 होगा तो हम कैसे जानेंगे? pH पेपर से हम कैसे जानेंगे? जब ऑरेंज कलर होगा या फिर येलो कलर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं वो आसपास 4 के आसपास है उसका pH वैल्यू। तो एक सोल्यूशन लेंगे, वहाँ पर हम pH पेपर डालेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर, तो हम कह सकते हैं उसका pH है 4, अबाउट 4। तो 4 जो होता है एसिडिक होता है, सिंपली एसिडिक होता है, लेकिन हाई ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, सिंपल एसिडिक होता है, और H+ कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन और OH- कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, अगर pH वैल्यू 7 है वो हम कैसे जानेंगे? अगर एक पेपर वही pH पेपर लेंगे, एक सॉल्यूशन में डालेंगे, उस वहाँ पर ग्रीन कलर बन जा रहा है। अगर ग्रीन कलर बन रहा है तो हम कह सकते हैं उसका pH वैल्यू 7 है, और सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल होगा, ना कि एसिडिक ना कि बेसिक, न्यूट्रल हो जाएगा। और ये जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है इक्वल होगा किसके साथ? OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, चलो, अगर ब्लूइश ग्रीन या फिर ब्लू कलर बन जाएगा pH पेपर हमारा, तो वो बन जाएगा, उसका जो pH वैल्यू होगा 10 के आसपास होगा। ठीक है, 10 के आसपास होगा मतलब वो अल्कालाइन होगा, यस, थोड़ा सा बेसिक होगा। और वहाँ पर जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो कम होगा, यस, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, वहाँ पर बेसिक कैरेक्टर कमेगा, लेकिन अगर H+ आयन कंसंट्रेशन जो है कमेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी कमेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब वो H+ आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, और OH- आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यस, अगर वही pH पेपर अगर वायलेट या फिर ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का होगा तो वो हम कह सकते हैं वो pH वैल्यू जो है 14 है। 14 मतलब वेरी हाई, मतलब हाईली बेसिक है। ठीक है, हाईली बेसिक है, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन है उसमें, लेकिन हम कह सकते हैं उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, The strong acid gives rise to more H+ ions। स्ट्रॉन्ग एसिड हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देता है। फॉर एग्जाम्पल
HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड्स जो होते हैं थोड़ा सा कम अमाउंट में देंगे H प्लस आयन, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3COOH, ठीक है, इथेनोइक एसिड, कार्बनिक एसिड, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है, स्ट्रॉन्ग बेसिस OH माइनस आयन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे इन कंपैरिजन विथ वीक बेसिस। तो वीक बेसिस कम अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन देंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल है NaOH, KOH, COH2, और वीक बेस का एग्जांपल है NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। तो ये आता है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये आता है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। चलो सॉल्ट्स एंड देयर डेरिवेशन देखते हैं। तो पोटासियम सल्फेट एक सॉल्ट है, एक टाइप का सॉल्ट है, ठीक है, जिसका फार्मूला है K2SO4। तो ये H2SO4 से डिराइव्ड फ्रॉम H2SO4 एंड KOH कह सकते हो। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब KOH वाला बेस के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला K2SO4 जो कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट है, यस एक सॉल्ट है। तो इसका नाम है पोटासियम सल्फेट, सेम टू सेम Na2SO4 भी मिला, और सोडियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्ट हैं, ठीक है, जो कि हमें NaOH H2SO4 से मिला Na2SO4, NaOH HCl से मिला NaCl, NH4OH और HCl से मिला हमें NH4Cl। सिंपल चीज़ें हैं, बस एक नोट लिखना, मतलब NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, ठीक है। NaCl और Na2SO4 जो हैं तो सोडियम सॉल्ट के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आज दे हैव द सेम रेडिकल, उनमें सेम रेडिकल हैं, ठीक है। इसके बारे में आप 11th में ही पढ़ोगे, ठीक है। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू सेम फैमिली, क्योंकि क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है, ClCl, यस, ये दोनों Na, ओके, ये इसमें कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। तो pH का इम्पोर्टेंस क्या है हमारा डेली लाइफ में? देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, pH लेवल जो होता है हमारा बॉडी का रेगुलेट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। इन केस ऑफ इंडाइजेशन, जब इंडाइजेशन होता है, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड इन ए वेरी लार्ज क्वांटिटी बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन एंड इरिटेशन इन आवर स्टमक। जब आप जैसे पेट में दर्द होगा ना, तब क्या होता है, ज़्यादा अगर आपको इंडाइजेशन हुआ है, मतलब खाना डाइजेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर क्यों नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक, वहाँ पर एसिडिक, मतलब ऐसे बोला जाता है ना, मुझे एसिडिटी हुआ है मतलब आपका जो स्टमक है, स्टमक में जो HCl होता है, बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि स्टमक में एसिड होता है, HCl होता है, यस। तो जब HCl निकलता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वहाँ पर ज़्यादा खाना खा लिए होंगे, जो खाना खुद एसिडिक होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा एसिडिक बन जाएगा आपके स्टमक में, आपका स्टमक पेन होगा, जो कि होगा आपका किसके कारण, एसिड के कारण, ठीक है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन एंटासिड्स आर यूज्ड। एंटासिड्स हम क्यों खाते हैं, क्योंकि ये जो एंटासिड्स हैं ये न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड को, जिसके कारण हमें थोड़ा सा आराम मिलता है, यस। जो एंटासिड्स होते हैं वो क्या होता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है, यस। चलो pH ऑफ एसिड रेन का pH क्या होता है? व्हेन pH ऑफ रेन वाटर जब कम हो जाता है, रेन वाटर का pH जब घटने लगता है, ठीक है, कम होते जाता है, जब लेस देन 5.6 से जब कम होते जाता है, तब जो होता है
बारिश होता है वो होता है एसिड रेन, ठीक है। When this acidic rain flows into river, जब ये नदी में बह जाता है, these also get acidic, तो वो रिवर भी एसिडिक बन जाता है, which causes मतलब जो एक्वेटिक लाइफ है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि मछली वगैरह उनको अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर पानी एसिडिक हो जाएगा तो वो अच्छी तरह से जी नहीं पाएंगे ना, ठीक है, आराम से नहीं जी पाएंगे। तो ये भी हमारे कारण ही कुछ होता है, एसिड रेन, ठीक है। पीएच ऑफ सॉइल कितना होता है, तो प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, तो प्लांट भी अपने हेल्दी ग्रोथ के लिए कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच उसको ज़रूरत है। इफ़ अगर सॉइल का पीएच ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, अगर कम है या फिर कहीं पर ज़्यादा होगा नॉर्मल से, ठीक है, एंड द फार्मर्स आर सुइटेबल फर्टिलाइजर्स टू इट, जब फर्टिलाइजर डाला जाता है कहीं पर कम होगा या फिर कहीं पर ज़्यादा होगा, तभी कुछ इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो पीएच ऑफ सॉइल अगर इनबैलेंस होगा तो हमारा प्लांट ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगा, ओके। आवर बॉडी फंक्शंस बिटवीन द रेंज 7.0 to 7.8, ओके। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं सरवाइव कर सकते हैं, हमारे जो बॉडी है, मतलब वहाँ पर हमारे शरीर में हम ये पीएच है, रेंज है 7 से 7.8 तक होना चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ इनबैलेंस हुआ हमें अफेक्ट करेगा, ठीक है। चलो, टूथ डिके मतलब दांत में कीड़ा लगना, ठीक है। दांत में कीड़ा लगता है ना बच्चों के, तो दांत मतलब क्या ही बताएं, मतलब चॉकलेट खा खा के हो जाता है ऐसा, यस। क्योंकि कैसे होता है, तो कहते हैं ना रात में से खाना खाकर अगर सोओगे तो आपके दांत में कीड़ा लग सकते हैं, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसे, क्योंकि खाने में तो एसिड्स होते हैं और हमारा जो माउथ है ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन करता है, यस। तो वहाँ पर शुगर को डिग्रेडेशन करने के लिए एसिड ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो फूड पार्टिकल जो हैं रह जाते हैं हमारे दांतों में, ठीक है। तो तब होता है आपका टूथ डिके, मतलब बैक्टीरिया जो है बढ़ जाते हैं, एसिडिक हो जाता है हमारा माउथ, तो तब क्या होता है हमारा पीएच जो होता है कम हो जाता है। पीएच अगर कम हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो वहाँ पर हमारा टूथ डिके हो जाता है। तो जब हम वहाँ पर अच्छे से अच्छा टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, पतंजलि, दंतकांति नहीं, जो भी हो, तो टूथपेस्ट जो होता है उसको वो एक जनरली बेसिक होता है, वो जो एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर लेता है, ठीक है। एक्सेस एसिड जो होता है वहाँ पर वो न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो जब हम ब्रश करते हैं तभी हमारा जो टूथपेस्ट बेसिक है हमारे दांतों में मिलकर दांतों में हमारा होगा ना एसिडिक, तो एसिड को वो न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण हमारा दांत बच जाता है कीड़ों से, यस। तो बी स्टिंग, जब एक कोई मतलब मधुमक्खी वगैरह कुछ अगर काट लेगा तो वहाँ पर क्या होता है, उनमें क्या होता है मिथाइलिक एसिड होता है, जो कि हमें पेन देता है, ज़्यादा पेन होता है, जिसके कारण पेन होता है और इरिटेशन भी होता है। सो व्हेन वी यूज़ अ वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा टाइप का कुछ चीज़ें वीक बेस अगर यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा सा आराम मिलता है, क्योंकि वो जो बेस है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता है, ओके। तो ऐसा ही कुछ काम होता है हमारा डेली लाइफ में, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स, तो ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ, इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। तो सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है, यस, सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है जो कि हम खाते हैं डेली लाइफ में, यूज़ करते हैं इसको फूड के तरह, यस, फूड में यूज़ करते हैं ना। तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सी वाटर, ये कहाँ से आता है, समुद्र से आता है, यस, सी। और जो रॉक सॉल्ट है इज़ ब्राउन कलर्ड ग्लास क्रिस्टल
दिस इज माइंड लाइक कोल। तो जो रॉक सॉल्ट होता है वो आप शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो वो क्या होता है, ब्राउन कलर लार्ज क्रिस्टल होता है, लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े ब्राउन कलर का क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि कोल की तरह, कोयला की तरह माइनिंग किया जाता है उसको, ठीक है। तो उसके भी कुछ होंगे फायदे, ठीक है, देख लेना आप गूगल में। और ये जो कॉमन सेल्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है और मैनी मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। डेली यूज़ में ये काम आता है कॉमन सॉल्ट, कहाँ पर, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग, ब्लीचिंग पाउडर, इसमें यूज होते हैं, ठीक है। कैसे यूज होते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। तो ये जो प्रोसेस से बनता है, पहले जो प्रोसेस होता है क्लोरो अल्कली प्रोसेस होता है, मेथड होता है, ठीक है, मेथड कॉल्ड क्लोरो अल्कली मेथड। कैसे होता है, क्यों हम इसको क्लोरो अल्कली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक क्लोरीन मिलता है हमें और एक बेस यहाँ पर मिलता है हमें। इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट के तौर पर एक बेस मिलता है और एक क्लोरीन मिलता है। तो क्लोरीन मिलता है तो हम कहते हैं, और अल्कली मिलता है तो हम कहते हैं अल्कली। क्लोरीन मिलता है तो क्लोर कहते हैं, अल्कली मिलता है तो अल्कली कहते हैं, सिंपल चीज़ है। तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस इसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉमन सॉल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें मिलता है NaOH, ठीक है, जो कि एक अल्कली है, और Cl2 क्लोरीन गैस मिलता है, और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस में हमें क्लोरीन मिल रहा है इसलिए, और अल्कली मिलते हैं इसलिए हम क्लोरो अल्कली होते हैं। सॉल्ट NaCl एनोड में मिलेगा, इस जो एनोड है वहाँ पर मिलेगा Cl2, ठीक है, और NaOH जो है हमें मिलेगा वहाँ पर नीचे, और जो कैथोड में H2 आएगा, ठीक है। जो H2 है, जो है H2 जो मिलेगा हमें हाइड्रोजन, वो यूज होता है फ्यूल्स में, ठीक है, फ्यूल्स में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं, ठीक है, याद रखना ये सब। और क्लोरीन जो है हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, PVC, CFC, पेस्टिसाइड में यूज होता है, इस तरह से क्लोरीन यूज होता है। और NaOH जो होता है हमारा सोप डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज होता है, और पेपर या फिर फाइबर मेकिंग में यूज होता है, फाइबर बनाने के लिए पेपर या फाइबर, ठीक है। और H2 और Cl2 हमारा जो HCl बनता है, ये यूज होता है इंडस्ट्री में, मेडिसिन्स में, कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। और ये जो Cl2 और NaOH जो मिलता है वो ब्लीच में यूज होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, या फिर हाउस होल्ड में यूज होते हैं इसे, ठीक है। चलो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो वहाँ उसके साथ हम क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे। क्लोरीन कहाँ से आया, वो जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस है, यहाँ पर क्लोरीन को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है CaOCl2, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, तो वो होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो उसका केमिकल फार्मूला है याद रखना, और प्रिपरेशन हमेशा याद रख के जाना, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रिपरेशंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस प्रिपरेशन को याद रख के जाना, वेरी सिंपल होते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर सिंपल चीज़ें हो रहे हैं, मतलब ये जो Cl है यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से ये निकल रहा है, तो CaOCl2 बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये कहाँ पर यूज होते हैं, टेक्सटाइल में यूज होते हैं, फैक्ट्रीज में, लॉन्ड्री वगैरह में यूज होते हैं, जैसे डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होते हैं। मतलब लॉन्ड्री वगैरह में तो वैसे कपड़े वगैरह में यूज होते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर जैसे हमारे घर में भी काम आते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें हैं, इसका यूज़ बहुत सिंपल है, लेकिन इसका प्रिपरेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये मतलब क्योंकि ये जो प्रिपरेशन जो होते हैं आपका एग्ज़ाम में आता है,
XYZ क्वेश्चन की तरह, ठीक है। आपको बताया था ना XYZ क्वेश्चन के तहत कैसे आता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट बेकिंग सोडा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के बाद होता है बेकिंग सोडा, हाँ वाशिंग सोडा जो होता है, उसके बाद वाशिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा है हमें पता है वो काम आता है, बहुत काम आता है, ठीक है, खाने में यूज़ होता है, यस। तो उसको कैसे बनाया जाता है, उसका कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसका कॉमन नेम है। तो इसका कॉमन नेम था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका प्रिपरेशन भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का प्रिपरेशन याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये जो NaCl यहाँ पर वही NaCl यूज होता है, NaCl के साथ हम NH3 एमोनिया डालते हैं, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलाते हैं तो हमें मिलता है NH4Cl और NaHCO3, एमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है हमें यहाँ पर, वही होता है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है समझ में आ गया, चलो। ओके, तो जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें ये देता है Na2CO3, ठीक है, ये हमें मिलता है। इसको अगर हम यही चीज़ को अगर हम हीट करेंगे, हीट देने के बाद हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है कॉजेस डॉफ टू राइज एंड मेक केक्स, पेस्ट्रीज, स्पॉन्जी। तो ये जो इसको हम हीट देते हैं ना, मतलब जब इसको खाने में यूज़ कर रहे हैं, केक बनाने में स्पेशली यूज़ करते हैं, तो ये जो केक बनता है कैसे बनता है, अगर हम हीट देंगे वहाँ पर तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस देगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा इसके अंदर क्या बनाता है, ऐसे डोव बनता है। पाव खाए होंगे पाव, तो इससे स्पॉन्जी कैसे रहता है, स्पॉन्जी इसीलिए रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रहता है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वही क्या करता है, उसको स्पंजी बनाता है, ठीक है। तो ये यूज़ तो इसका यूज़ तो होता है, आपको पता होगा वही तो होता है ना खाना बनाने के लिए। एंटासिड के इंग्रेडिएंट ये होता है एक, और ये बेकिंग पाउडर जो होता है केक बनाने के लिए यूज़ होता है। ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर तो हमें मिला CO2 और H2O, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर को जब हम हीट किए तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला और उसके साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिला, ठीक है। तो चलो वाशिंग सोडा के पास चलते हैं। वो जो सोडियम कार्बोनेट मिला, यस, सोडियम सॉल्ट जो मिला, सोडियम कार्बोनेट जो था वो अगर हम उसके साथ 10H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, Na2CO3 के साथ हम 10H2O करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर निकला था हमारा NaCO3, वही वाला स्टेप करेंगे। फिर उसके बाद जो Na2CO3 है यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, सिंपली आप याद रखना, जब कोई रिएक्शन में अगर वाटर ऐसे डट लगते हैं और ऐसे 10H2O या फिर हाफ H2O ऐसे लगता है, तो वो होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर इसमें प्रेजेंट होगा, तो वाटर जो प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। वाटर क्रिस्टल में वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो Na2CO3 में 10H2O रिएक्ट करेंगे तो Na2CO3.10H2O मिलता है। तो ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो जब सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो वो हमें देता है वॉशिंग सोडा। तो इसका प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यूजेस इसका देखते हैं, ये यूज होते हैं ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। क्लीनिंग एजेंट की तरह काम आता है हमारा डोमेस्टिक पर्पजेस में, घर में, ठीक है। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का हार्डनेस रिमूवल के लिए यूज होता है, मतलब कह सकते हो
खारा पानी जो होता है तो उसके हार्डनेस जो होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। और ये जो हमारा चीज़ है बोराक्स के मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है, ठीक है। बोराक्स के मैन्युफैक्चर के लिए ये यूज होता है। और भी कुछ बहुत सारे यूजेस हैं ऐसे ही, ठीक है। आप मतलब जो एस चांद है, मतलब आपका रेफरेंस बुक है एस चांद जो भी होगा आपके पास, प्रदीप एस चांद जो भी होगा उससे आप देख लेना, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एक फार्मूला में, इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, तो वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर। फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 5.5H2O। जब हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हीट देते हैं तो हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलता है, तो उसका जो फार्मूला होता है CuSO4.5H2O होता है, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फार्मूला। नेक्स्ट होता है आपका जिप्सम। जिप्सम जो होता है ऑल्सो कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम किस में काम आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। ये तो जिप्सम जो होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो फार्मूला उसका क्या होता है? कैल्शियम। ओके, उसका जो फार्मूला आता है CaSO4.2H2O। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है इसमें लगा हुआ है, तो इसका फार्मूला है CaSO4.2H2O। जब इसको हीट करते हैं 373 केल्विन में तो ये बन जाता है CaSO4.12H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? CaSO4.12H2O। तो ये इसका ही प्रिपरेशन याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो कैसे बनता है ये? जब हम जिप्सम है CaSO4.2H2O, इसको जब हम 373 केल्विन में हीट दे रहे हैं तो ये बनता है CaSO4.12H2O, जो कि होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कहाँ पर यूज होता है? यूज एज प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब प्लास्टर होता है ना, जब फ्रैक्चर होता है हमारा, तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारण, और ऐसे आइडल वगैरह में यूज होता है। और व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विथ वाटर, जब पानी में हम डालेंगे ये फिर से जिप्सम बन जाता है, फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाते हैं। पानी में कैसे डालोगे? तो उसका रिएक्शन अगर पूछेगा तो कुछ इस तरह से लिखना, CaSO4.12H2O जब 1/2H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा CaSO4.2H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं टॉयज़ बनाने के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए, ठीक है, स्मूथ सरफेसेस के लिए यूज़ होता है ये सब। तो ये कुछ थे यूजेस थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के, और इसके जो प्रिपरेशन है, सभी के जो प्रिपरेशन है ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका मेटल और नॉन मेटल। इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो रेफरेंस से थोड़ा सा देख लेना वहाँ पर, मतलब उसको पढ़ना मत अभी, ठीक है, बस देखना उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखना, ब्लीचिंग पाउडर, इनके जो प्रिपरेशन है वहाँ पर अच्छी तरह से दिया गया है, ठीक है। उस वहाँ पर देखना, एस चांद वगैरह अगर आपके पास है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर।